आज का हमारा टॉपिक है आपराधिक विधि से रिलेटेड। तो गाइस तैयार हो जाइए अपनी नोटबुक लेकर। आज आपको हम लॉ ऑफ क्राइम्स यानी कि आपराधिक विधि की परीक्षा की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स बनवाने की शुरुआत करने जा रहे हैं, बहुत आसान तरीके से। तो नोट की करने के लिए तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए। ये क्वेश्चन परीक्षाओं की तैयारी में मददगार साबित होंगे। कोई भी वीडियो मिस ना हो, उसके लिए यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको प्रत्येक अपडेट मिलता रहे, कोई भी अपडेट मिस ना हो। चलो अब चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। हेलो गाइस, मैं सत्येंद्र कुमार LLB। सब रेडी हो गए ना नोट्स तैयार करने के लिए, नोट्स करने के लिए? माइंड पर कोई ट्रेस नहीं रखना है, परीक्षा को लेकर कोई तनाव नहीं रखना है, इस बात की भी चिंता नहीं करनी है कि परीक्षा की तैयारी कैसे होगी, हो पाएगी भी या नहीं। यदि आपने बिना ट्रेस लिए टॉपिक को समझ लिया, अच्छी तरह से समझ लिया, तो कोई भी आपको अच्छे अंक लाने से नहीं रोक सकता। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज आपको LLB के फर्स्ट सेमेस्टर की लॉ ऑफ क्राइम्स आपराधिक विधि की परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण, कुछ खास लॉन्ग क्वेश्चन बताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बारी बारी से इन क्वेश्चंस के आंसर नोट कराएंगे और समझाएंगे भी। तो हेलो गाइस, अपनी नोटबुक में नोट करें ये लॉन्ग क्वेश्चन। सब रेडी हैं? सबने अपनी नोटबुक और पेन ले लिया है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करो। अपराध को परिभाषित कीजिए। अपराध के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। अपराध को परिभाषित कीजिए, अपराध के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। अथवा ये दूसरे तरीके से भी आ सकता है, अथवा अपराध क्या है, अपराध के आवश्यक तत्वों का वर्णन करते हुए इसकी प्रकृति समझाइए। अब तीसरे तरीके से भी आ सकता है ये अथवा। तो तीसरा तरीका लिखिए, अथवा अपराध एक स्थायी गुण नहीं है। कोई भी अपराधी पैदा तो नहीं होता ना, तो ये इस तरीके से भी आ सकता है, अपराध एक स्थायी गुण नहीं है, न ही इसको निरपेक्ष परिभाषित अभिव्यक्ति के रूप में समझा जा सकता है। वास्तव में ऐसी कोई चीज नहीं है, वास्तव में ऐसी कोई चीज नहीं है जो अपने आप में अपराध हो। इस कथन की व्याख्या कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यह कहा जाता है कि संपूर्ण आपराधिक विधि, यह कहा जाता है कि संपूर्ण आपराधिक विधि के क्षेत्र में दुराशय से अधिक महत्वपूर्ण और कोई सिद्धांत नहीं है। व्याख्या कीजिए एवं विवेचना कीजिए कि किस सीमा तक इस सिद्धांत को भारतीय दंड संहिता में लागू किया गया है। अथवा दूसरे तरीके से, कोई कार्य करने पर व्यक्ति तब तक दोषी नहीं होता जब तक उसका आशय भी उसी प्रकार का न हो। भारतीय दंड संहिता के सुसंगत
उपबंधों की सहायता से टिप्पणी लिखिए। अथवा इस तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन नंबर 2, अपराध भावना क्या है? अपराध भावना के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं? अथवा दूसरे तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन, प्रत्येक अपराध के लिए दुराशय एक आवश्यक तत्व है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में यह कथन कहां तक लागू है? अथवा दूसरे तरीके से, बिना अपराध भावना के किया गया कार्य अपराध नहीं है। इस कथन की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करें, अपराध के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? अपराध के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? अपराध कारित करने में तैयारी एवं प्रयत्न के मध्य विभेद कीजिए, यानी कि अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 नोट करें, सामान्य आशय को स्पष्ट कीजिए। सामान्य आशय को स्पष्ट कीजिए। निर्णीत वादों की सहायता से, मुकदमों की सहायता से, निर्णीत वादों की सहायता से सामान्य आशय एवं सामान्य उद्देश्य के मध्य विभेद कीजिए, अर्थात अंतर कीजिए। अथवा क्वेश्चन नंबर 4 दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं। इनके सभी प्रकार लिखेंगे दूसरे तरीके से। भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत संयुक्त दायित्व से संबंधित विधि की विवेचना कीजिए। अथवा धारा 34 और धारा 149 149, धारा 34 और धारा 149 में क्रमशः प्रयुक्त शब्दों सामान्य आशय तथा सामान्य उद्देश्य में अंतर कीजिए। अथवा मिलीजुली आपराधिकता से संबंधित विधि की पूर्ण रूप से व्याख्या कीजिए। अथवा दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, नोट कीजिए। अथवा वाक्यांश सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किया गया कार्य से आप क्या समझते हैं? सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किया गया कार्य से आप क्या समझते हैं? भारतीय दंड संहिता की धारा 34 जो किसी आपराधिक कार्य को करने में संयुक्त उत्तरदायित्व निर्धारित करती है के कौन कौन से अंग हैं? अथवा क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किया गया कार्य शब्दावली जो कि धारा 149 149, धारा 149 में उपबंधित की गई है से आप क्या समझते हैं? सामान्य आशय तथा सामान्य उद्देश्य में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 बलवा, जिसे प्रत्यय भी लिखते हैं, क्वेश्चन में प्रत्यय भी आ जाता है, बलवे की जगह अगर प्रत्यय शब्द आ रहा है तो दोनों एक ही हैं। बलवा ब्रैकेट में लिख लीजिए यादगार के लिए, प्रत्यय बलवा
प्रत्यय ब्रैकेट में से आप क्या समझते हैं? बलवा और दंगा के मध्य अंतर कीजिए। नोट कर लिया। अब इसको दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में। नोट कीजिए, अथवा दंगा क्या है? दंगा क्या है? दंगा और बलवा तथा दंगा और प्रहार में अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6। नोट कीजिए, दुष्प्रेरण द्वारा षड्यंत्र को स्पष्ट कीजिए। दुष्प्रेरण द्वारा षड्यंत्र को स्पष्ट कीजिए। दुष्प्रेरण द्वारा षड्यंत्र आपराधिक षड्यंत्र से किस प्रकार से भिन्न है? अथवा छठा क्वेश्चन का अथवा दूसरे तरीके से लिखिए, दुष्प्रेरण की परिभाषा दीजिए। दुष्प्रेरक के दायित्व का वर्णन कीजिए। ये तीसरे तरीके से पूछा जा सकता है। अथवा नोट कीजिए, दुष्प्रेरण के अपराध की व्याख्या कीजिए। दुष्प्रेरण के अपराध की व्याख्या कीजिए। मुख्य अपराधी के लिए दुष्प्रेरक के दायित्व का उल्लेख कीजिए। अथवा दुष्प्रेरक की सीमा तक दुष्प्रेरक किस सीमा तक मुख्य अपराधी द्वारा किए गए कृत्यों के लिए उत्तरदायी होता है, समझाइए। अथवा दुष्प्रेरक कौन है, उसके दायित्व का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, आपराधिक दायित्व। नोट कीजिए, आपराधिक दायित्व की प्रतिरक्षा के रूप में आवश्यकता की विवेचना कीजिए। अथवा नेक्स्ट तरीके से, किसी अपराध के प्रति नशे की अवस्था, किसी अपराध के प्रति नशे की अवस्था दर्शाकर प्रतिरक्षण का आधार किस सीमा तक उपलब्ध है। अथवा सातवें का ही, अथवा किसी आपराधिक कार्य के लिए मतता कहाँ तक बचाव है। अब क्वेश्चन नंबर 8 नोट करेंगे। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 8, क्या भारतीय दंड संहिता के प्रावधान, क्या भारतीय दंड संहिता के प्रावधान राज्य क्षेत्र से बाहर किए गए अपराधों पर भी लागू होते हैं? अगर ऐसा है तो किन परिस्थितियों में? अब 3 परिस्थितियां दी जाएंगी क्वेश्चन में, इस तरह से आ सकते हैं एग्जाम में। नोट कीजिए, किसी भारतीय नागरिक को, क्वेश्चन नंबर 8 का ही चल रहा है, इसमें अथवा नहीं है। कैसे, मैं दोबारा बोलता हूं, क्या भारतीय दंड संहिता के प्रावधान राज्य क्षेत्र से बाहर किए गए अपराधों पर भी लागू होते हैं? अगर ऐसा है तो किन परिस्थितियों में? बिंदु ए, किसी भारतीय नागरिक को किसी अपराध के लिए, किसी भारतीय नागरिक को किसी अपराध के लिए जो उसने भारत के बाहर किया है, या एक विदेशी को अपराध के लिए जो भारतीय भूभाग में किया गया है प्रेक्षित करने के लिए भारत में न्यायालयों का क्या क्षेत्राधिकार है? खंड ब, इसका ही ब बिंदु 8वें का। ये 3 परिस्थितियां दी जा रही हैं, इनमें इनके आधार पर ही बताना है। ब, ए जो भारत का नागरिक है, उगांडा में
उगांडा एक स्थान का नाम है। उगांडा में हत्या करता है। क्या वह भारत के किसी भी स्थान में जहां वह पाया जाए, यानी कि घटना कहीं और करके आया है और भारत में आ जाता है, तो भारत के किसी भी स्थान में पाया जाए, हत्या के लिए प्रशिक्षित और दोष सिद्ध किया जा सकता है। से एक भारतीय नागरिक इंग्लैंड में पर स्त्री गमन कार्य करता है जो उस देश में अपराध नहीं है। क्या उसे भारत में अभियोजित यानी कि उस पर वाद चलाया जा सकता है, क्या अभियोजित किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 9 नोट कीजिए। 8 खत्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 नोट कीजिए। भारतीय दंड संहिता में वर्णित विभिन्न अपवादों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 90 का अथवा तथ्य की भूल और विधि की भूल। तथ्य की भूल और विधि की भूल का संक्षिप्त उल्लेख करते हुए दोनों में अंतर बताइए। अथवा 90 का अथवा 3 तरीके से पूछा जा सकता है। तीसरा तरीका लिखिए। तथ्य की भूल एक अच्छी प्रतिरक्षा है। तथ्य की भूल एक अच्छी प्रतिरक्षा है, किंतु विधि की भूल नहीं। इस कथन की व्याख्या कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 नोट करना है। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय दंड संहिता में आवश्यकता को किस सीमा तक बचाव के रूप में स्वीकार किया गया है? भारतीय दंड संहिता में आवश्यकता को किस सीमा तक बचाव के रूप में स्वीकार किया गया है? अथवा क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा, जहां की अचानक एक बहुत अधिक संकट आ जाने पर, अचानक बहुत अधिक संकट आ जाने पर दोनों बुरे कार्यों में कोई एक कार्य करना जरूरी हो, वहाँ वह कार्य करना जो कम हानिकारक हो विधिपूर्ण होगा। उक्त कथन की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 नोट करना है। नोट कीजिए। पागल व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य, नोट कीजिए, पागल व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य के लिए आपराधिक दायित्व से मुक्ति प्रदान करने के लिए क्या क्या शर्तें अपेक्षित हैं? 11 का अथवा, भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अंतर्गत प्रतिपादित पागलपन के प्रतिवाद के क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। अथवा इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो नोट कीजिए। अथवा भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अंतर्गत 84 के अंतर्गत उपबंधित मानसिक अस्वस्थता या पागलपन संबंधित विधि कोई चीज़ नहीं है, वरन मैकनाटन के मामले का सारभूत तथ्य है। उक्त कथन की समीक्षा कीजिए या विवेचना कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 नोट करेंगे। गाइस, थकना नहीं है, केवल 15 क्वेश्चन हैं, 12वें पे आप आ गए हैं, तो
12 क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन नोट कीजिए। सार्वजनिक शांति के विरुद्ध होने वाले अपराधों का वर्गीकरण कीजिए तथा विधि विरुद्ध जमाव की व्याख्या कीजिए। अथवा ये इस दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, अथवा अवैध या विधि विरुद्ध जमाव क्या है? अवैध या विधि विरुद्ध जमाव क्या है? इस प्रकार के जमाव का सदस्य कब बलवा का दोषी माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 नोट कीजिए। सदोष मानव वध की परिभाषा कीजिए। सदोष मानव वध की परिभाषा कीजिए। इसके आवश्यक तत्व क्या हैं? उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। अथवा हत्या क्या है? हत्या क्या है? कब सदोष मानव वध हत्या नहीं होती? तीसरे तरीके से पूछ सकते हैं, इसको एग्जाम में आ सकता है। अथवा तीसरे तरीके से 13वां क्वेश्चन, अथवा भारतीय दंड संहिता की धारा 300 की अपवादों सहित व्याख्या कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 नोट करेंगे। ये दो तरीके से पूछा जा सकता है, तो नोट करें। स्त्री लज्जा भंग के अपराध पर, स्त्री लज्जा भंग के अपराध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा दूसरे तरीके से लैंगिक उत्पीड़न क्या है? लैंगिक उत्पीड़न क्या है एवं सामूहिक बलात्कार क्या है? बलात्कार के अपराध के आवश्यक तत्व क्या हैं? विवेचना कीजिए। तथा जार क्रम व बलात्कार, जार क्रम व बलात्कार में स्पष्ट अंतर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के खास क्वेश्चनों में से लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 नोट करना है। चोरी और लूट से, चोरी और लूट से क्या तात्पर्य है? उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए। उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जब चोरी लूट हो जाती है। क्या कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति की चोरी कर सकता है? चोरी तथा उद्यापन में क्या अंतर है? ये थे 15 लॉन्ग क्वेश्चन जो परीक्षा में बड़े महत्वपूर्ण तरीके से पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने ये 15 क्वेश्चन समझ लिए, याद कर लिए, रटना नहीं है, रटा हुआ तो भूल जाते हैं। तोता राम राम करता है, उसे पता ही नहीं राम कौन है। तो आपको समझना है, समझकर लिखना है, एग्ज़ाम समझकर करना है। तो अगर आपने ये 15 क्वेश्चन भी तैयार कर लिए लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि 60 नंबर का पेपर पूरा हो गया। 5 क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन पेपर में लॉन्ग, उनमें से 3 करने होते हैं और एक क्वेश्चन के अंक 20 होते हैं। अगर सरकारी नीति से कोई परिवर्तन आने वाले समय में नहीं किया गया तो अब तक एक क्वेश्चन के 20 नंबर आते हैं। तो अगर आपने ये 15 क्वेश्चन कर लिए तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो हेलो गाइस, सबने इन इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट कर लिया होगा, है ना? कर लिया या आलस कर गए? कर लिया होगा। प्रतिदिन एक एक सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को नोट करेंगे हम, नोट करते चलेंगे।
अब कल के अपडेट में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, कल के अपडेट में आपको कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1 जो LLB थर्ड ईयर के सेम जो सेमेस्टर फर्स्ट में आता है, कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1 आता है, पार्ट 2 सेकंड सेमेस्टर में चला जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1 यानी कि संविदा विधि भाग 1 के लॉन्ग क्वेश्चन नोट कराए जाएंगे। हम बारी बारी पहले सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अलग अलग नोटबुक में नोट करेंगे, फिर बारी बारी से उन क्वेश्चन के आंसर्स को नोट करेंगे और फिर समझाने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिससे आपके नोट्स भी तैयार हो जाएं और उसके बाद समझाने की प्रक्रिया शुरू हो जाए, जिससे आप वीडियो के बाद समझने के बाद उन्हें दोबारा रिवीजन कर सकें। तो इसलिए नोट्स भी तैयार कराते जाएंगे साथ के साथ। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और आपका कोई भी सवाल हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपके लिए LLB एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले वीडियो अपडेट करते रहेंगे और करते रहते हैं। आपका सुझाव हमारा मार्गदर्शन करेगा। आप कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकते हैं। प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंचे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।